हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पार्ट फर्स्ट। ये जो हमारा सेशन होने वाला है वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर होने वाला है। ये इसकी बेसिकली फर्स्ट पार्ट है। एक पार्ट और आएगी जिसमें हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को जो है वो खत्म कर देंगे। तो बिना देर किए आपको मैं सेशन के बारे में बता देता हूँ। तो एजेंडा ऑफ द सेशन क्या है, यानी कि सेशन में हम किस चीज़ को लेकर के बात करने वाले हैं उस चीज़ को भी ज़रा हम देख लेते हैं। वी विल गो थ्रू कंसेप्ट ऑन हाउ टू गो अबाउट सॉल्विंग अ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। यानी कि इस सेशन में हमारा जो मेन एजेंडा होगा ये होगा कि जब भी हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है उस चीज़ को जो है वो हम कैसे पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा और उसके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है यानी कि जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए जो हमारी मेथड होनी चाहिए वो क्या होगी, उसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा हमारा एजेंडा क्या रहने वाला है सेशन का, वो कुछ ऐसा है कि वी विल ऑल्सो गो थ्रू, यानी कि हम जो होंगे वो उससे भी परिचित होंगे। और पैसेज मतलब कि एक पैसेज पे सेशन में आपको मिलेगा जिस पैसेज को लेकर के हम अपने आंसर राइटिंग के अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे। तो आई होप कि आपको जो सेशन का एजेंडा है वो पता चल गया होगा। एजेंडा में मैं फिर से बता देता हूं कि यहाँ पर हम जो है वो एक बार पूरा गो थ्रू करेंगे कॉन्सेप्ट को कि किस तरीके से जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसके जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व किए जाए, इनके कुछ टिप्स और ट्रिक्स होंगे। और दूसरा हमारा जो सेशन होगा मतलब दूसरे पार्ट में जो हमारा होगा उसमें एक पैसेज होगा, उस पैसेज को हम सॉल्व करेंगे। तो वो जो पैसेज होगा वो प्रीवियस ईयर एग्जाम से ही होगा, तो आप पूरा सेशन जो कंप्लीट वो जरूर कीजिएगा। अगर हम बात करें एवरी पैसेज कंटेंट इन द फॉलोइंग, यानी कि कोई भी जो पैसेज है ना उसमें ये जो चीज़ है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो हमेशा आपको मिलेगी ही मिलेगी। वो चीज़ क्या है, सबसे पहला होता है प्रीमाइस, यानी कि हम प्रस्तावना बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। कोई भी हमारा जो पैसेज होता है इंट्रोडक्शन ऑफ द पैसेज को हम प्रीमाइस बोलते हैं। यानी कि ये जो है बेसिकली जो भी हमारा पैसेज दिया रहेगा उसके ऊपर के जो 2 या 3 लाइन होते हैं वो बेसिकली हमारे पैसेज के बारे में बताते हैं, पैसेज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, इसे हम प्रीमाइस बोलते हैं। ठीक है। दूसरा जो हमारा पार्ट होता है जो कि हर पैसेज में मिलेगा वो होता है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या होता है, डिस्कशन टाइप ऑफ द डिस्कशन ऑन द टॉपिक, यानी कि जो भी टॉपिक हमें दिया होगा कॉम्प्रीहेंशन में उस टॉपिक के ऊपर जो डिस्कशन है वो कहां करी जाती है, मिडिल ऑफ द पैसेज करी जाती है। यानी कि पैसेज का जो मिडिल भाग होता है वहां पर इस चीज को है वो डिस्कस किया जाता है, जिस चीज को हम आर्गुमेंट बोलते हैं। अगर हम लास्ट पार्ट की बात करें तो हमारे पैसेज में मिलेगा ही मिलेगा, वो होता है कंक्लूजन। ठीक है, जिसको हम निष्कर्ष भी बोलते हैं। तो ऑर्थर्स ओपिनियन, इसमें क्या होता है कि जो ऑर्थर होता है वो अपना ओपिनियन जो है वो उसमें देता है, उसका क्या व्यू है, क्या आइडिया है, क्या सोल्यूशन है, ये सारी चीजें जो है वो आपको कंक्लूजन में मिल जाएगी। ये बेसिकली कहाँ होता है, तो जो हमारा पैसेज होता है उसके नीचे के 2 या 3 लाइन जो होते हैं उसमें हमें ये कंक्लूजन देखने को मिल जाएगा। यानी कि जो हमारा कॉम्प्रीहेंशन है वो 3 चीजों से मिलकर के हमेशा बना होता है। पहला प्रीमाइस, दूसरा आर्गुमेंट, तीसरा कंक्लूजन। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा लगे कि ये इंट्रोडक्शन से बेसिकली क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है तो आपको जो पूरा पैसेज है वो पूरा नहीं पढ़ना, वो आप क्या करेंगे ऊपर के 2-3 लाइन पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये जो हमारा पैसेज है इसका इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है। ऐसे आर्गुमेंट से क्वेश्चन पूछेगा आप डायरेक्ट मिडिल वाले टर्म को हिट करेंगे, और जब भी कंक्लूजन से क्वेश्चन पूछेगा आप डायरेक्ट नीचे वाले जो 2-3 लाइन होंगे उनको आप हिट करेंगे। इससे आपका टाइम जो है वो बचेगा और आप अपने पैसेज को जो है वो अच्छे से कर पाएंगे। अगर हम बात करें पीएससी जो कंसेप्ट होता है, इस कंसेप्ट को हम एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट कहते हैं। एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट का मतलब ये होता है स्टेटमेंट दैट आर क्लियरली मेंशन इन द पैसेज, यानी कि ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे तथ्य जो क्लियरली आपके पैसेज में लिखे होते हैं उनको हम एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट्स कहते हैं, और ये आपके पैसेज में दिए गए होते हैं जिनको हम पीएससी के कॉन्सेप्ट के थ्रू भी जानते हैं। ऐसा स्टेटमेंट, ठीक है, इम्प्लिसिट स्टेटमेंट क्या होता है, तो ऐसा स्टेटमेंट दिस आर द स्टेटमेंट दैट आर नॉट क्लियरली मेंशन्ड इन द पैसेज, यानी कि ऐसा स्टेटमेंट जिसके बारे में पैसेज में क्लियरली मेंशन नहीं किया गया होता है उस स्टेटमेंट को जो है हम इम्प्लिसिट स्टेटमेंट कहते हैं। दिस मीन्स दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई द हिडन मीनिंग। इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या होता है डायरेक्टली जो उसका जो मीनिंग है वो नहीं मिल पाता, हमें क्या करना पड़ता है उसका जो हिडन मीनिंग है वो पता करना पड़ता है कि उस सेंटेंस का हिडन मीनिंग क्या होगा। Such hidden meaning are called implicit मीनिंग। मतलब क्या होता है कि ये जो हमारे हिडन मीनिंग होते हैं ना इनको कई बार हम इम्प्लिसिट मीनिंग भी जो है वो कह देते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि इट इज हॉट इन दिल्ली, मतलब कि दिल्ली में क्या है काफी गर्मी है, और आई एम गोइंग टू शिमला, और मैं कहाँ जा रहा हूँ, शिमला की तरफ जा रहा हूँ। ये किसी बोल सकते हो किसी ने कहा कि इट इज हॉट इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली में काफी गर्मी है, और आई एम गोइंग टू शिमला, मैं शिमला जा रहा हूँ। अब ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस पढ़ करके क्वेश्चन हमसे
क्या पूछा गया है, व्हाट डू यू इम्प्लाई फ्रॉम द एबव स्टेटमेंट, यानी कि आप जो एबव स्टेटमेंट पढ़े हैं, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट आपने पढ़ा, इस स्टेटमेंट को पढ़ करके आप क्या सोच रहे हो, क्या आपके बीच आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है। ये 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से क्या करना है, चूज करना है। पहला बोला कि आई डोंट लाइक दिल्ली, यानी कि जिसने भी ये चीज कही, क्या वो दिल्ली को पसंद नहीं करता। क्या ये चीज क्लियरली लिखी हुई है पैसेज में, बिल्कुल भी नहीं। वो तो दिल्ली छोड़ के इसलिए जा रहा है क्योंकि गर्मी है, ठीक है, वो दिल्ली को पसंद नहीं करता क्योंकि वो दिल्ली में रहता है, ठीक है। दूसरा है माई समर वोकेशन हैव स्टार्टेड, ऐसा भी नहीं है, अगर उसका समर वोकेशन स्टार्ट हुआ होता तो वो पहले भी जा सकता था, ठीक है, ये इससे कहीं भी पता हमें नहीं चल रहा है। माई रिलेटिव लिव्स इन शिमला, यानी कि इसके जो रिलेटिव है वो शिमला में रहते हैं, क्या ये इसका मतलब है, ये भी इसका मतलब नहीं है। शिमला इज कोल्डर, तो कहीं ना कहीं इसका जो हिडन मीनिंग है, यानी कि इट इज हॉट इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली में गर्मी है, और आई एम गोइंग टू शिमला, मैं शिमला जा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं जो इसका हिडन मीनिंग है वो ये है कि शिमला इज कोल्डर, यानी कि शिमला क्या होगा, ठंडा होगा। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, सेंटेंस को पढ़ा, और सेंटेंस को पढ़ करके हमें इसका जो हिडन मीनिंग है वो पता चल गया कि जो शिमला है वो ठंडा है, इसलिए वो दिल्ली छोड़ करके शिमला में जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा इम्प्लिसिट स्टेटमेंट, जिसमें कि हमें हिडन मीनिंग को जो है वो पता करना होता है। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, यानी कि जब भी हम अपने करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ मेथड होना चाहिए सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर वी हैव टू अप्लाई द मेथड ऑफ एलिमिनेशन विद द हेल्प ऑफ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट, यानी कि जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट के ऊपर आंसर को चूज करते हैं, तो हमारे पास एक एलिमिनेशन टेक्निक होती है। एलिमिनेशन टेक्निक का हमें यूज करना चाहिए, और इस मेथड का अप्लाई करके जो है हमें करेक्ट आंसर का पता लगाना चाहिए। अब ये एलिमिनेशन किस तरीके से किया जा सकता है, तो 6 टाइप हमारे पास होते हैं जिनके थ्रू हम जो है वो एलिमिनेशन कर सकते हैं। पहला होता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है कि जिस चीज के बारे में पैसेज में लिखा ही नहीं है उसको क्यों लिखा जा रहा है, तो वो होता है एडिशनल, यानी कि एडिशनल जानकारी जब भी आपको मिलेगी वो चीज जो होगी वो गलत होगी, आप उसको करेक्ट आंसर जो है वो मार्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा होता है डिलीटिशन। डिलीटिशन का मतलब ये होता है कि कोई चीज जो आपके पैसेज में है लेकिन वो आपके आंसर में ही नहीं दिया गया है, यानी कि कुछ उसमें से तथ्य ऐसे हैं जिनको निकाल दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, उसको हम डिलीटेशन बोलते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट होता है जब भी हम कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हैं तो इरेलीवेंस। इरेलीवेंस का मतलब होता है, तो इसका मतलब यह होता है कि जो भी चीज है ना वो रेलिवेंस नहीं है, तो इसलिए हम क्या नहीं कर सकते, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जिस आंसर में भी इरेलीवेंसी हमें देखने को मिलेगी वो आंसर जो है वो गलत हो सका। चौथा ये होता है कि डिस्ट्रैक्शन, मतलब कि भटका रहा है वो आपको, ठीक है, मतलब ऐसे ऑप्शन देगा कि आप जो है वो भटक जाओगे कि किस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे, उस चीज को जो हम डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। पांचवा जो हमारा होता है वो होता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का हमने बताया था, यानी कि डायरेक्ट मीनिंग होगा, ये बिल्कुल सही होता है। अगर ये आपके पैसेज में मिल रहा है या फिर ये आपके ऑप्शन में भी मिल रहा है तो वो करेक्ट आंसर होता है। छठवां हमारा होता है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है हिडन मीनिंग, और इस चीज पर भी हम ध्यान देंगे, यानी कि जो हमारे ये 4 टाइप है ना, ये बेसिकली हमारे आंसर रॉन्ग कराते हैं, और ये जो 2 टाइप है ये हमारे आंसर जो है वो राइट कराते हैं। इन चीज का आप ध्यान रखेंगे। एक एग्जांपल है, इसके थ्रू हम इसको समझते हैं। एग्जांपल क्या हमसे कह रहा है, एग्जाम्पल को देखते हैं। लेट्स टेक अप एन एग्जाम्पल गिवन बिलो, यानी कि नीचे जो है वो एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसके थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट क्या कहा गया है, ऑल इंडियन मेन आर ऑनेस्ट। जो भी स्टेटमेंट है उसका कुछ मतलब यही है कि ऑल इंडियन मेन आर ऑनेस्ट, यानी कि जितने भारतीय मैन हैं वो सारे के सारे ईमानदार हैं। अब क्या पूछ रहा है कि बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट, यानी कि इस स्टेटमेंट के आधार पर गिवन अबव, यानी कि जो भी ऊपर दिया गया है वो स्टेटमेंट, इसके स्टेटमेंट के आधार पर अदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स, मतलब कि आपको आंसर करना है कि जो नीचे दिए गए वाक्य है ना क्या वे सही हैं या गलत हैं। इन सारी चीजों को जो है हमें एक बार देखना है। तो देखते हैं, सबसे पहला हमारा ऑप्शन क्या है, ऑल इंडियन मेन एंड वुमेन आर ऑनेस्ट। क्या उसमें वुमेन की बात करी थी? नहीं करी थी ना, केवल मैन की बात करी थी, यानी कि जो हमारा ये स्टेटमेंट हुआ वो एडिशन हो गया, मतलब एक्स्ट्रा इसमें जानकारी दे दी गई, इसलिए ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑल इंडियंस आर ऑनेस्ट। अब ऑल इंडियंस में जरा देखो, क्या इसमें मैन लिखा है? वहां पर क्या लिखा था, अगर हम उसकी बात करें जो हमारा ऊपर पैसेज था, तो ऑल इंडियन मैन लिखा था ना, इसमें क्या मैन लिखा? नहीं, यानी कि इसमें जो मैन है उसको डिलीट कर दिया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें ऑल ऑनेस्ट मैन आर इंडियंस, यानी कि जितने भी ऑनेस्ट मैन है वो सारे के सारे इंडियंस हैं,
क्या ये सही है? नहीं सही है। ये हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, भटका रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि ऑल इंडियंस मैन आर ऑनेस्ट, यानी कि जितने भारतीय लोग हैं वे ईमानदार होते हैं। इसने बोला कि ऑल ऑनेस्ट मैन आर इंडियंस, यानी कि जितने लोग हैं जो ईमानदार हैं वे सभी भारतीय हैं। ऐसा थोड़ी हो सकता है यार, कई सारे फॉरेन कंट्री के भी लोग हो सकते हैं जो ईमानदार होंगे, तो क्या वे भारतीय नहीं है? यानी कि ये हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ये इसलिए हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? नो इंडियन पॉलिटिशियन इज करप्ट। अब कोई भी जो इंडियन पॉलिटिशियन है, अब जाहिर सी बात है कि जो हमारा इंडियन पॉलिटिशियन है वो हमारे भारत का ही नागरिक होगा, ठीक है, भारत का ही मैन होगा। लेकिन क्या उसमें वुमेन होगी? वुमेन भी होगी। तो कहीं ना कहीं जो हमारा इम्प्लिसिट है उस चीज को ये शो कर रहा है। लेकिन वुमेन जो है इसमें ये एक्स्ट्रा एडिशन वर्ड है, जिसकी वजह से ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट क्या है कि सम ऑनेस्ट मैन आर इंडियंस, यानी कि कुछ जो ईमानदार आदमी है वो भारत के हैं। ये बिल्कुल सही है। ये इम्प्लिसिट का कॉन्सेप्ट है, यानी कि हिडन मीनिंग अगर हम इसमें से निकाले तो क्या निकलेगा कि अगर मान लो कई सारे ईमानदार लोगों को ला करके खड़ा किया गया है तो उसमें से कुछ ना कुछ ऐसे जरूर होंगे जो भारत के भी होंगे, क्योंकि ऊपर कहा गया है कि ऑल इंडियन मैन आर ऑनेस्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा हिडन मीनिंग बता रहा है और इसलिए जो हमारा ये स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑल इंडियंस मैन आर वर्क हार्ड वर्किंग। अब ये क्या है? ये इररिलेवेंस है, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे देखो इसने क्या बोला कि ऑल इंडियंस मैन आर ऑनेस्ट, इनके जितने भी भारतीय इंसान हैं वे सारे के सारे ऑनेस्ट हैं। तो इनसे हार्ड वर्किंग का क्या लेना देना? अब जो हार्ड वर्किंग होता है क्या वो ऑनेस्ट होता है? ऐसा नहीं हो सकता है ना, वो बेईमान भी हो सकता है, डिसऑनेस्ट भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये इररिलेवेंस है और इसलिए ये गलत है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की लाइन की बात करें, यानी कि नेक्स्ट स्टेटमेंट की, तो वो क्या होता है? ऑल इंडियन मैरिड मैन आर फेथफुल टू देयर वाइफ्स। अब क्या होता है? इसने बोला कि जितने भी हमारे भारतीय मैरिड मैन हैं वे अपने पत्नियों के प्रति वफादार होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हम बोलेंगे सही है। क्यों सही है? ये तो डायरेक्ट नहीं दिया, बिल्कुल डायरेक्ट नहीं दिया, लेकिन इम्प्लिसिट का कॉन्सेप्ट हम लगा के इसे सही कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी भारतीय मैन हैं जिनकी शादी हो चुकी है वो मैरिड मैन हुए। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये बात कर रहे हैं कि ऑल इंडियन मैन, यानी कि भारत के जितने आदमी हैं वे सारे के सारे कैसे हैं? ईमानदार हैं। तो कहीं ना कहीं जिनकी शादी हो गई है वो भी भारत के ही आदमी हैं, और अगर वो ईमानदार हैं तो कहीं ना कहीं अपने वो वाइफ के पति भी ईमानदार होंगे। तो ये हमारा जो है वो ट्रू स्टेटमेंट हो जाता है बाय द इम्प्लिसिट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऑल इंडियंस मेल हु आर अडल्ट एंड इंडियंस आर ऑनेस्ट, मतलब इसने ये बोला कि जितने भी हमारे मैन हैं, ठीक है, जितने भी हमारे मेल हैं जो अडल्ट हो चुकी हैं और जो हमारे इंडियंस हैं वे कितने हैं? सारे के सारे ऑनेस्ट है। तो ये हमारा एक्सप्लिसिट है, डायरेक्ट ही बता रहा है, क्योंकि हमने सभी भारतीयों की बात करी तो सभी भारतीयों में जो एडल्ट हैं और जो हमारे भारत के हैं सभी आ गए, तो वे सारे के सारे ईमानदार हैं। तो राइट स्टेटमेंट बिल्कुल हमारा हो जाएगा, जो कि एक्सप्लिसिट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्टाइल ऑफ पैसेज, यानी कि पैसेज की स्टाइल क्या होती है, पैसेज का टोन क्या होता है। ठीक है, टोन तो खैर दूसरा होता है, लेकिन स्टाइल की बात करें, पैसेज किस स्टाइल में लिखा गया उस चीज को हम पैसेज की स्टाइल बोलते हैं। तो इनहेंस रीडिंग स्किल, यानी कि जो भी हमारा रीडिंग स्किल है वो बढ़ पाए। ऑलवेज कीप द स्ट्रक्चर इन माइंड एंड ट्राई टू सर्च फॉर इट डिस्क्रिप्टिव, मतलब क्या होना चाहिए कि जब भी हम पैसेज को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हमें पैसेज तुरंत समझ में आ जाए, इसके लिए क्या होना चाहिए कि हमारे जो माइंड में है ना वो कुछ चीज़ें जो हैं, जैसा कि उसका बोल सकते हो कि स्टाइल क्या है पैसेज का, वो हमें समझ में आना चाहिए। अगर स्टाइल हमें समझ में आ जाता है तो कहीं ना कहीं हम जो है उस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि इसने दिया कि आर्गुमेंटिव टाइप, आर्गुमेंटिव टाइप का मतलब क्या होता है? जिसमें फॉर एंड अगेंस्ट होते हैं। नैरेटिव टाइप्स का मतलब क्या होता है? जिसमें चीज़ों को नरेट किया जाता है। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें जो चीज़ें हैं उसके बारे में कॉज भी बताया जाए, कारण भी बताया जाए, और उसका जो इफेक्ट है वो भी बताया जाए। ऐसा कोई पैसेज होगा तो वो कॉज एंड इफेक्ट पैसेज होता है। एनालिटिकल पैसेज कैसा होता है? जिसमें जो हमारा राइटर होता है वो किसी चीज को लेकर के एनालिसिस करता है, उस चीज को हम एनालिटिकल बोलते हैं। कंपेयर कंस्ट्रक्ट का मतलब ये होता है कि किसी चीज से किसी चीज की जो है वो कंपैरिजन करी जाती है हमारे स्टेटमेंट में, तो उसको हम कंपैरिजन स्टेटमेंट बोलते हैं। क्रिटिकल प्रॉब्लम क्या होते हैं? क्रिटिकल प्रॉब्लम सोल्यूशन अगर किसी चीज में मिले आपको किसी भी पैसेज में, तो उसका जो हमारा स्टाइल होता है वो ये हो जाता है। ठीक है, नाउ द अदर थिंग दैट विल इंप्रूव आवर रीडिंग स्किल, अगर दूसरी चीज़ की बात करें जो हमारे रीडिंग स्किल को बढ़ा सकती है तो वो क्या होती है? वोकैबुलरी हमें याद होने चाहिए, इडियम और फ्रेजेस जो हैं वो पते होने चाहिए। अ लॉट ऑफ रीडिंग, जितना अधिक से अधिक हम रीडिंग कर पाएँ वो भी हमारे लिए फायदेमंद होगी। इंक्रीजिंग स्पीड, यानी कि जो हमारा लॉट ऑफ रीडिंग जो होगा वो हमारी इंक्रीजिंग स्पीड, यानी कि जो हमारी स्पीड है पढ़ने की वो बढ़ा देगी। और इंक्रीजिंग द आई स्पैन, यानी कि जो हमारी निगाह है वो कहाँ जा रही है सबसे पहले, ये भी चीज़ जो है वो हमारी बढ़ जाएगी जब हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है वो पढ़ेंगे।
देखेंगे। अगर हम बात करें नाउ टू द क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन पे आते हैं तो क्वेश्चन आर 3 टाइप्स, यानी कि जो हमारे प्रश्न होते हैं एग्जाम में पूछे जाने वाले वो 3 तरीके के पूछे जाते हैं। पहला होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, यानी कि जिसमें जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जो कि वोकैबुलरी बेस्ड हो सकते हैं और ईडियम बेस्ड हो सकते हैं। दूसरा हमारा होता है कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन, जिसको समझ करके हमें आंसर लिखना होता है, ये हमारा होता है कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन। और तीसरा हमारा होता है प्राइमरी पर्पस, सेंट्रल आइडिया और थीम, यानी कि थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, प्राइमरी इसका पर्पस क्या है, उसके ऊपर भी जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। और कई बार हमारा टाइटल टोन जो है वो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गए जो हमारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमारा जो पैसेज है जो एग्जाम में पूछा गया है उसको जरा हम सॉल्व करके देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज, आपको जो है वो फॉलोइंग पैसेज पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चन, और आपको जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी देना है। तो हम क्या करते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं। आफ्टर एवरी पार्टी, यानी कि प्रत्येक पार्टी के बाद, इट्स टाइम टू क्लीन अप, यानी कि हमारे पास एक सफाई करने का जो है वो समय आ जाता है। वैसे ही माउंट एवरेस्ट और माउंट एवरेस्ट जो है इसमें भी कोई अंतर नहीं है। जब भी हम इसके ऊपर क्लाइंबिंग करते हैं उसके बाद एक समय ऐसा आता है जिसके बाद हमें माउंट एवरेस्ट को भी साफ करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम पैसेज को पढ़ते हैं, जो कि हमारा पैसेज 2020 में सीएपीएफ एग्जाम में पूछा गया था, तो सेम वही पैसेज है। तो इस पैसेज को एक बार पढ़ के इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको देखते हैं क्या बेसिकली हमारा पैसेज। द रिकॉर्ड नंबर ऑफ क्लाइंबर्स क्राउडिंग द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन दिस सीजन हैज लेफ्ट अ गवर्नमेंट क्लीन अप क्रू ग्रैपलिंग विद हाउ टू क्लियर अवे एवरीथिंग फ्रॉम अबेंडन टेंट्स टू ह्यूमन वेस्ट द थ्रेड्स ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। मतलब क्या है, मतलब इसका ये है कि इस साल मतलब इस सीजन क्या हुआ, रिकॉर्ड नंबर ऑफ क्लाइंबर्स जो है वो वर्ल्ड की सबसे ऊंची माउंटेन पर चढ़ने के लिए आए। इससे क्या हुआ, सरकार जो है अब वो जूझ रही है कि इस चीज को जो है वो किस तरीके से साफ किया जाए। और साफ क्यों करना है, साफ इसलिए करना है क्योंकि वहां पर जो है वो ह्यूमन मेड जो वेस्ट है वो काफी ज्यादा फैल रहे हैं। काफी ज्यादा कचड़े जो है, कूड़ा करकट जो है वो मानव जाकर के ऊपर जो है वो फैला रहा है, चाहे ये उनके टेंट हुए चाहे कुछ भी हुए। इस तरीके के जो वेस्ट है वो वहां पे फैलाए जा रहे हैं, जो कि हमारे पीने वाले पानी में जाकर के कहीं ना कहीं मिल जाते हैं और उनको जो है वो पल्यूट कर देते हैं। इसलिए हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर का थ्रेट है वो बन जाता है। इस चीज को साफ करने के लिए जो हमारी सरकार है वो ग्रैपलिंग कर रही है, जूझ रही है। ये बेसिकली इस लाइन का मतलब था। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट लाइन को पढ़े तो इसमें क्या कहा गया, बजट एक्सपेंडिशन कंपनी चार्जेस जस्ट $30,000 पर क्लाइंबर। ठीक है, कटिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग वेस्ट रिमूवल, मतलब कि जो हमारे चार्जेस होते हैं जो बड़े बड़ी कंपनियां हैं उनके द्वारा एक्सपेंड किए जाते हैं, लिए जाते हैं, वे कितने होते हैं, 30,000 रुपए होते हैं पर क्लाइंबर। यानी कि अगर हमें साफ सफाई करानी है, ठीक है, तो हमें 30,000 रुपए पर क्लाइंबर देने पड़ते हैं डॉलर में, जो कि उस पर जाकर के क्या करते हैं, ह्यूमन मेड जो वेस्ट होता है उनको वो साफ करते हैं। तो एवरेस्ट हैज सो मच गार्बेज डिप्लीटेड, अब क्या होता है कि एवरेस्ट पे जो है वो काफी ज्यादा जो कूड़ा करकट है वो वहां पर पड़े हुए हैं, जैसे कि डिप्लीटेड ऑक्सीजन सिलेंडर, कि जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए हैं वो भी वहां पे फेंक दिए जाते हैं। फूड पैकेजिंग, जो हम खाना लेकर के जाते हैं, पैकिंग करा के ले जाते हैं, उनको भी वहां पर कई बार फेंका गया है। रोप, कई सारी रस्सियां जो है वो वहां पे फेंक दी जाती हैं। दैट क्लाइंबर यूज इट एज अ काइंड ऑफ साइन पोस्ट, मतलब क्या होता है कि जो हमारे क्लाइंबर अपने साइन पोस्ट यानी कि जो अपना प्रतीक चिन्ह लेकर के चलते हैं, कई बार ये भी जो है वो वापस से आते समय वो नहीं लेकर के आते और वो अपने माउंट एवरेस्ट पर ही छोड़ देते हैं। बट दिस ईयर द हॉल फ्रॉम द एस्टिमेटेड 70,100 climbers guide and protest on the mountain has been shocked the ethics शेरपास who work the governmental cleanup। मतलब क्या हुआ कि जो हमारे शेरपास हैं, ठीक है, ये एक जाति होती है बेसिकली शेरपा की, वो क्या करते हैं जाकर के और सफाई करते हैं माउंट एवरेस्ट पर। तो इन्होंने क्या किया कि इस बार जो है उनको काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ, वे काफी ज्यादा शॉक हो गए इस चीज को देख करके। लगभग इस पूरे वर्ष में जो है, यानी कि हॉल ऑफ ईयर बोल सकते हो कि पूरे वर्ष में जो है वो 700 लोग क्लाइंबर्स, यानी कि 700 ऐसे क्लाइंबर्स हैं जिन्होंने क्या क्या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, और उनके साथ गाइड और प्रोटेस्टर यानी कि जो उनके गाइड और रक्षक थे वे सभी थे, और उन्होंने क्या किया था, काफी ज्यादा जो कचरा है वो फैलाया होगा, ऐसा कुछ ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो हमारा क्या है, हैज बीन सॉक टू एथिक शेरपा हु वर्क ऑन द गवर्नमेंटल क्लीन अप ड्राइव एंड स्प्रिंग। मतलब जो शेरपा है जो क्या करता है और बेसिकली जो गवर्नमेंट के लिए साफ सफाई का काम करता है, वो काफी ज्यादा शॉक्ड रह गया जब उसने देखा कि इस वर्ष 700 लोग ही जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे और कचरा जो है वो काफी ज्यादा हो गया था। ठीक है, द टेंट आर लिटरिंग द साउथ पोल, यानी कि टेंट्स का मतलब टेंट हो गया और लिटरिंग का मतलब कूड़ा कचरा हो गया। ठीक है, तो जो टेंट के कूड़े कचरे हैं वो साउथ पोल पर पड़े रहते हैं। साउथ पोल क्या है, हमारा जो माउंट एवरेस्ट है उसका एक हिस्सा है, पार्ट है। ठीक है, तो द टेंट्स आर लिटरिंग द साउथ पोल, यानी कि जो हमारे टेंट्स है उनके कूड़े कचरे जो है वो साउथ पोल पर पड़े रहते हैं। आर द कैंप फॉर, मतलब कि जो कैंप है वो भी पड़े रहते हैं।
which at 8,000 meter and 26,240 feet is the highest द एवरेस्ट, यानी कि जो हमारा एवरेस्ट का सबसे ऊंचा पॉइंट है, मतलब जो कैंप लगाने के लिए उपयुक्त माना जाता है, वो हमारा कौन सा है, साउथ पोल है, जो कि 8,000 की ऊंचाई पर है और 26,240 फीट इसे हम बोल सकते हैं। वहां पर हमने क्या दिया कि वहां पर काफी सारे जो कूड़े कचरे हैं वो किसके पड़े हुए हैं, टेंट के पड़े हुए हैं। द हाई विंड्स हैव सेक्रेटेड टेंट्स एंड ट्रेस एवरीवेयर। अब क्या करती है कि वहां पर काफी तेज हवाएं जो है वो चलती हैं, जो कि हमारे टेंट हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती हैं, उनको बिखेर देती हैं, जिससे कि हमारा जो वेस्ट है वो पूरी तरीके से फैल जाता है। ठीक है। हाई अल्टीट्यूड ऑक्सीजन लेवल डेंजरसली आइस एंड स्लीपली स्पॉल्स एंड बैड वेदर ऑफ द साउथ पोल मेक इट डिफिकल्ट टू ब्रिंग सच एट थिंग्स एज अ टेंट डाउन। मतलब कि जो शेरपा है वो ये कह रहे हैं कि वहाँ का जो मौसम है ना वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑड है। वहाँ का अल्टीट्यूड जो है वो काफ़ी हाई है, ऑक्सीजन लेवल है वो भी काफ़ी हाई है, और वहाँ पे जो आइस है वो काफ़ी डेंजरस है और स्लीपी है, जिसके वजह से जो खराब मौसम है इसके वजह से जो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो सामान है जो वेस्ट है वो वापस लेकर के आने में काफ़ी जो है वो कठिनाई हो जाती है। ये किसने कहा था, डावा स्टीव शेरपा ने जो है वो कहा था। हु लेड एन इंडिपेंडेंट क्लीन अप लास्ट मंथ, जिन्होंने क्या किया था कि स्वतंत्रता पूर्व एक अभियान चलाया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि बेसिकली जो हमारा माउंट एवरेस्ट है उसको इन्होंने साफ किया था। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ जो है उसकी बात करते हैं, क्या है नेक्स्ट पैराग्राफ। ठीक है। इस चीज को अगर हम देखें तो एग्जॉस्टेड क्लाइंबर स्ट्रगलिंग टू ब्रीथ एंड बाथिंग नाउसिया फ्रॉम दिस लीव ऑफन लीव हैबिट टेंट्स बिहाइंड। मतलब क्या है कि जो हमारे क्लाइंबर्स हैं वे स्ट्रगल करते हैं जब वे वापस आते हैं। ठीक है। तो क्लाइंबर एक बार तो चढ़ गए, अब वापस आने के समय उनको ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, और वे बैटलिंग विद नोसियाई। ठीक है। उसके साथ इनका अब बोल सकते हो बैटल एक तरीके से चलने लगता है, और इनके जो सांस लेने में दिक्कत होती है, काफ़ी ज़्यादा थक चुके होते हैं, तो इनको जो वापस जो अपनी चीज़ें हैं वो लेकर के आने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, जिसके वजह से जो वेस्ट है वो वहाँ पर फैल जाते हैं। ठीक है। दावा सेट यानी कि जो हमारे शेरपा है वे क्या कह रहे हैं, Dava said the logos on the ice embedded tent and identified the expedition companies were ripped out and culprits could have इवेट डिटेक्शन। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे दावा है वो ये कह रहे हैं, जो हमारी शेरपा है वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं बेसिकली लोग क्या करते हैं कि जो उनके टेंट के ऊपर लोगो लगा होता है, जो उनकी कंट्रीज का होता है, जो उनकी कंपनीज का होता है, जब ये लोग उस टेंट को छोड़ करके आते हैं तो उनका जो लोगो है वो वहां से निकाल लिया जाता है, उनके लोगों को ये लोग निकाल लेते हैं, जिससे कि जो अपराधी हैं उनका पता ना चल पाए और वे अपने पहचान को छुपा पाए। ऐसा वे इसलिए करते हैं, ये जो शेरपा है उन्होंने कहा था। ठीक है। इट लुक अस एन हावर, मतलब कि शेरपा जो है वो क्या बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, उनके बारे में सुनते हैं। इट टुक एन आवर टू डिग आउट जस्ट वन टेंट आउट ऑफ फ्रोजन आइस एंड ब्रिंग टू इट डाउन। मतलब कह रहे हैं जो हमारे शेरपा वो ये कहते हैं कि हमें एक टेंट खोद करके निकालने में और उसे नीचे लेकर के आने में घंटों लग जाते हैं, ये शेरपा ने कहा है। ठीक है। ही एक्सपेंडेशंस हैव ब्रॉट डाउन सम 2000 केजी गार्बेज सिंस 2018। मतलब उन्होंने ये कहा कि अगर हम 2008 तक की बात करें तो हमने क्या किया है, 2008 से लेकर के अब तक 20,000 किलो जो है गार्बेज यानी कि कूड़ा कचरा जो है वो हमने एवरेस्ट से लेकर के नीचे आया है, ऐसा शेरपा ने कहा है। और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो एवरेस्ट है वो कितना ज्यादा पोल्यूटेड हो रहा है कि 2008 से लेकर के अब तक 20,000 किलो जो कूड़ा कचरा है वो वहां से लेकर के आया गया है। दावा एस्टिमेटेड 30 टेंट हैज बीन लेफ्ट। दावा ने ये एस्टिमेट लगाया, अनुमान लगाया, उनका कहना है कि जो 30 टेंट हैं वे अभी भी साउथ पोल पर कहीं ना कहीं छूट चुके हैं, पड़े हुए हैं। एंड एज मच एज 500 केजी ऑफ ट्रेस, और उनका कहना है कि 500 किलोग्राम जो वेस्ट मटेरियल है, जो ट्रेस मटेरियल है, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो बर्फ के अंदर ढका हुआ है, पड़ा हुआ है। इट इज इम्पॉसिबल टू नो एग्जैक्टली हाउ मच लीटर इज स्प्रेड अक्रॉस। ये जो है वो क्लियरली रूप से बता देना कि कितना ज्यादा जो हमारे पास लीटर यानी कि कूड़ा कचरा अभी पड़ा हुआ है, ये इम्पॉसिबल है, हम नहीं बता सकते एवरेस्ट पे, क्योंकि इट इज बिकम विजिबल ओनली व्हेन द स्नो माइल्स। मतलब कि ये तभी संभव होगा जब हमारा जो स्नो होगा, बर्फ होगा, पिघल जाएगा और वो हमें दिखेगा, तभी हम इसका एस्टिमेट जो है वो लगा सकते हैं। अब हमारी बात आती है क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस को जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वे क्वेश्चन क्या क्या होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट डज द गार्बेज ऑन
माउंट एवरेस्ट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो माउंट एवरेस्ट पर गार्बेज है, कूड़ा कचरा है, वो किन चीज़ों से बना हुआ है या फिर कौन सा कूड़ा कचरा हमारे माउंट एवरेस्ट पर है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो कहाँ पे मिल जाएगा, अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं हमारे पैसेज में लिखा गया था और वो पैसेज जो हमारा है वो कुछ यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो एवरेस्ट हैज सो मच गार्बेज, डिप्लीटेड ऑक्सीजन सिलेंडर, फूड पैकेजिंग, रोप एंड क्लाइमेट यूज ऑफ द साइन बोर्ड। मतलब इस तरीके के जो कूड़े कचरे हैं, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर फेंक दिए गए हैं, जो रस्सियां पड़ी हुई हैं, फूड पैकेजिंग पड़ी हुई हैं, काइंड ऑफ साइन बोर्ड जो है वो वहां पे पड़े होते हैं। इस तरीके के जो कचरे हैं, कूड़ा करकट है, जो हमारे एवरेस्ट पर क्या हुआ है, पड़ा हुआ है। तो पहला हमारा क्वेश्चन जो है उसका आंसर यही हो सका। जनरली जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आप ट्राई करिएगा कि 2 से 3 लाइन में जो है आपका आंसर हो जाए, और हूबहू जैसा पैसेज में लिखा है वैसा आप मत लिखिएगा। कुछ वर्ड जो हैं वो आप अपने तरफ से भी जो है वो ऐड जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो इसमें क्या कहा गया, व्हाट इज द टास्क ऑफ गवर्नमेंट क्लीन अप क्रू, यानी कि जो गवर्नमेंट के क्लीन अप क्रू होते हैं उनको क्या टास्क होते हैं, उनकी मतलब कौन सी परेशानियां होती हैं जब वे ऊपर जाते हैं सफाई करने के लिए। तो ये बेसिकली हमको शेरपा ने बताया था, इट लुक एन आवर्स, यानी कि कई घंटे लग जाते हैं टू डिग आउट, मतलब कि खोद करके जो टेंट है वो बर्फ से निकाले जाते हैं, एंड फ्रोजन आइस ब्राइंग इट डाउन, और उसको क्या किया जाता है फिर हम नीचे लेकर के आते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम सभी जानते हैं कि बर्फ से जो टेंट है वो दब जाते हैं, उनको निकालने के लिए जो है वो हमारे सफाई कर्मचारियों को जो है वो मेहनत करना पड़ता है। तो ये उनके लिए एक टास्क हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाई इज क्लीन अप टास्क डिफिकल्ट, यानी कि जो हमारा क्लीन अप टास्क है ना वो डिफिकल्ट क्यों हो जाता है। तो इस चीज के बारे में अगर हम देखें तो इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं, इस चीज का जो आंसर है वो कुछ ऐसे लिखा हुआ है, द अल्टीट्यूड, ऑक्सीजन लेवल, डेंजरसली, ये जो सारी चीजें हैं यहां तक। ठीक है, मतलब जो मौसम खराब है उसके वजह से वहां से जो चीजें हैं वो लेकर के आने में काफी ज्यादा कठिनाई होती है, तो इस वजह से जो चीजें हैं वो नहीं आ पाती हैं, और ये हमारे लिए क्या हो जाता है, एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है जो भी हमारे क्लीन अप बॉडी होते हैं उनके लिए। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारा डी ऑप्शन है, डी क्वेश्चन है, उसमें क्या बोला गया है, व्हाई डू क्लाइंबर्स लीव देयर हैवी टेंट्स बिहाइंड ऑन द माउंटेन व्हाइल रिटर्निंग। तो जब रिटर्न करते हैं क्लाइंबर्स तो वे अपने माउंटेन जो चीजें हैं जो वो लेकर के गए थे क्लाइंबर्स, वो उनको माउंटेन पे ही क्यों छोड़ देते हैं। इस इसका जो आंसर है वो भी आपके पैसेज में दिया गया है, और वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है कि एग्जॉस्टेड क्लाइंबर स्ट्रगलिंग टू ब्रीथ एंड बैटलिंग नॉसियस। तो इसके वजह से क्या होता है कि वो अपना तो खुद ही नहीं चल पाते, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वे अपने जो सामान है उनको पीछे छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा पैसेज है वो काफी इजी था, इसके सारे आंसर जो है वो डायरेक्टली आपको मिल जा रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाई इट इज डिफिकल्ट एस्टिमेट अबाउट द गार्बेज ऑफ लिव बिहाइंड द क्लाइंबर्स। तो ये भी काफी इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर अगर मैं देखूं तो इसका आंसर जो है वो कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि कई जो हमारे, इट इज इम्पॉसिबल टू नो एग्जैक्टली हाउ मच लिटर टू स्प्रेड अक्रॉस द एवरेस्ट बिकॉज इट बिकम विजिबल ओनली व्हेन इट स्नो मेल्ट। तो क्या होता है कि बर्फ से सारी चीजें ढक जाती है, वो हमें दिखाई नहीं दे पाती, तो कहीं ना कहीं इसके वजह से हमें एस्टिमेट लगाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन थे और ये जो डिफिकल्टी लेवल था वो आपके एग्जाम का था। आई होप कि आपको जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा और सेशन समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइस। इफ यू लाइक द सेशन प्लीज डू लाइक द सेशन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो, ज्वाइन आवर टेलीग्राम डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।